नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए लड़के का रिश्ता आया था। उसका नाम अमित था। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी एक भाभी रहती थी। मेरे पति के माता पिता काफी सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी जेठानी भी विधवा औरत थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी ससुराल में ही रह रही थी। मेरी जेठानी के पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पति जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। उनका नाम राधिका था और भरी जवानी में ही वह विधवा हो गई थी। मैं हर रोज अपनी जेठानी के कमरे में चली जाती और उनसे बातें करने लगी थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने अपने देवर का बहुत ख्याल रखा था। उससे पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जेठानी एक बहुत अच्छी औरत थी। मैं रोज अपनी जेठानी के कमरे में उनसे बातें करने के लिए चली जाती थी। बातें करते करते ही मैं उनकी पैर दबाने लगी। जब कुछ देर हो गई, वह सो गई, तो मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में उनको देने के लिए चली गई। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 9 बज गए थे। अमित भी सोने के लिए लेट चुके थे। अकेले ही मैं घर के सारे काम करती थी, इसीलिए काफी बिजी रहती थी। जब मेरे पति शाम को काम से वापस आते थे तब मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी शाम को 6 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए वह मुझे आवाज देती थी। मुझे अपनी जेठानी के काम करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था कि आपको बेड से अपना एक भी कदम नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका सारा काम खुद कर दिया करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी बहुत खुश हुई थी और मुझे आशीर्वाद देने लगी थी। मुझे आशीर्वाद ही तो चाहिए थे। देखते ही देखते हमारी शादी को 3 साल हो गया, मगर अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जेठानी बहुत संस्कारी औरत थी। मेरे पति कहते थे कि भाभी से आशीर्वाद ले लेना और तुम उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया करो। वो जो प्रार्थना करती है, ऊपर वाला उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं, इसीलिए तुम उनसे आशीर्वाद लेती रहा करो। मेरे पति ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी भाभी को खुश रखना पड़ेगा और हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, मगर इन सब में मेरा और मेरी जेठानी का रिश्ता कुछ मुरझा कर रह गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया और मुझे हैरान कर दिया था, और मुझ पर यह राज भी खोल दिया गया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे से नफरत है। मैं अपनी जेठानी के रोज रात को पैर दबाया करती थी। एक दिन जब मैं अपनी जेठानी के पैर दबाकर जा रही थी कि रात के 10 बज गए थे। मैं कुछ टाइम से नींद न आने की मरीज बन गई थी, इसीलिए मैं नींद की दवाई खाकर सोने लगी थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डब्बा उठाया तो यह देखकर मैं तो परेशान ही रह गई थी कि इसमें तो मेरी नींद की दवाई थी ही नहीं। मेरी नींद की दवाई खत्म हो चुकी थी। रात का टाइम था, इसलिए मैं अपनी दवाई का अरेंजमेंट भी नहीं कर सकती थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं इतनी पहाड़ जैसी लंबी रात किस तरह से काटूंगी। मेरे पति भी सो चुके थे। मैंने डरते डरते अपने पति को जागने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वह बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए वह उठ नहीं पाए। वह तो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई। मैंने सोचा कि मैं लेट जाती हूँ, शायद थकान की वजह से मुझे बिना दवाई के ही नींद आ जाए, मगर रात के 2 बज चुके थे। लेटे लेटे मेरी कमर दुख गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं तंग आकर उठकर बैठ गई। मैं बोर हो रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं भाभी के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाती हूँ। मेरी जेठानी कहती थी कि मैं तो सारी रात जागती रहती थी, मुझे नींद कम ही आती है। मैंने सोचा कि चलो मैं उनके पास ही जाकर उनके कमरे में अपना टाइम पास कर ही लेती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मर्द के बोलने की आवाज आने लगी।
अचानक ही मेरे बढ़ते हुए कदम यह आवाज सुनकर रुक गए थे। यह कैसे हो सकता था कि मेरी जेठानी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा वहम हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने मेरी जेठानी का नाम लिया। वो मेरी जेठानी का नाम राधिका पुकार रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह आवाज मेरी जेठानी के कमरे से ही आ रही है। मुझे अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों, मगर मेरे दिल को अचानक से सुकून आ गया था। मैं अपने उल्टे पैरों से अपने कमरे में वापस आ गई थी और अपने पति अमित को उठाने लगी। अचानक वह भी बौखला कर उठ गए थे। मैंने उनसे कहा कि जल्दी उठो, भाभी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही है। उनके कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। यकीनन उन्होंने अपने किसी आशिक को घर बुलाया होगा, वो भी रात के इस टाइम। क्या मतलब बनता है किसी आदमी के आने का। मेरे पति एकदम गुस्से में आ गए थे और कहने लगे, अंजलि मैं तुम्हारे जुबान खींच लूंगा अगर तुमने मेरी माँ जैसी भाभी पर कोई भी गलत आरोप लगाने की कोशिश की तो। इसीलिए सोच समझकर मेरी भाभी के लिए कुछ भी बोला करो। मैंने अपने हाथ से पति का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें बाहर की तरफ खींचने लगी और कहा, एक बार मेरे साथ तो चलो, अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। मेरे पति तो मुझे गुस्सा नजरों से घूर रहे थे और मेरे साथ साथ मेरे पीछे चलने लगे। मैंने एकदम से भी अपनी जेठानी के कमरे का दरवाजा खोल डाला ताकि मेरे जेठानी को संभलने का भी मौका न मिल सके। दरवाजा खोलने के बाद में और मेरे पति सामने देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरी जेठानी तो अपने कमरे बैठे थी। फिर जेठानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हम दोनों को सवालिया नजरों से घूर रही थी। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, भाभी मैं आपसे सर दर्द की गोली लेने आई थी, मेरे पास नहीं है, शायद आपके कमरे में मौजूद हो। जेठानी ने मेरे पति को अपने नजदीक बुलाया, लेकिन मेरे पति उनके पास नहीं गए और कमरे से बाहर निकल गए, जबकि मैं अपने जेठानी के कमरे के अंदर चारों तरफ देख रही थी। आखिर वह मर्द कहाँ जा सकता है। अरे जेठानी एकदम से गुस्सा होकर कहने लगी, तुम अब जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्यों खड़ी हुई मेरा मुंह देख रही हो। मेरा दिल तो उनको देखकर बहुत डर गया था। पहले दिन से ही मेरी जेठानी ने मेरे दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था। मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं डरते डरते अपने कमरे में चली गई थी। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कहने लगे कि मैं तुम्हें अभी और इसी टाइम इस घर से निकाल दूं। मैंने तुमसे शादी की पहली रात ही यह बात कही थी कि तुम्हें मेरी भाभी का ख्याल रखना है और कभी भी अगर मैं अपनी भाभी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात सुन ली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी भाभी की पसंद हो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान से ऐसी वैसी कोई भी बात अपने मुंह से निकाली तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इस घर से निकाल दूंगा और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया है, समझी तुम। मैं तो अपने पति की यह सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और पूरी तरह से डर गई थी। अमित एक बार फिर सोने के लिए लेट गए थे, जबकि मैं अपने कमरे के कोने में बैठी हुई रो रही थी। आज मेरे पति ने मुझे मेरी जेठानी की वजह से इतनी बड़ी बात कह दी थी। अगर मुझसे गलती हुई थी तो वह मुझे डांट भी तो सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में आज इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आने लगा है। अब मुझे अपनी जेठानी से नफरत हो रही है। मेरी शादीशुदा जिंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। मेरे लिए अमित का रिश्ता मेरी जेठानी ही लेकर आई थी। मेरी जेठानी बहुत ही धीमी आवाज में बात करने वाली औरत और बहुत नरम मिजाज की औरत मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि मेरे जेठानी के इतने अच्छे संस्कार हैं, तो मेरे घर के संस्कार भी काफी अच्छे होंगे। इसी तरह से इनका देवर भी बहुत अच्छा होगा। यही सब देखते हुए मेरे फैमिली ने मेरी शादी यहाँ कर दी। मेरी फैमिली को तो यह रिश्ता बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था और बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी थी। मेरी फैमिली का कहना था कि ना तुम्हारी ससुराल में सास है, ना ससुर है, ना नंद है, सिर्फ एक जेठानी ही तो है, वह भी इतनी अच्छी और संस्कारी औरत है। तुम अगर अपनी जेठानी को बेड पर बैठा कर खिलाओगी ना तो तब भी तुम्हारे लिए कम ही होगा। बहुत अच्छी औरत है, कभी उसके दिल को तकलीफ ना पहुंचाना।
हमेशा अपनी जेठानी को अपने सास समझकर उसकी इज्जत करना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। शादी के शुरू के दिनों में ही बेचारी विधवा हो गई। वो काफी टाइम से अपने देवर का ख्याल रख रही है, इसलिए तुम अपनी जेठानी का बहुत ख्याल रखना। मैंने अपने माता पिता की बात को अच्छी तरह से समझ लिया था। शादी की पहली रात में मेरे पति ने मुझे यही समझाया था कि मेरी भाभी का हमेशा ख्याल रखना। मेरी भाभी मेरे लिए माँ की तरह है। अगर तुम उनको खुश रखोगी ना तो समझो मैं तुमसे बहुत खुश रहूँगा। अमित की कही एक एक बात मेरे दिमाग में लिखी हुई है। तब से ही मैंने अपनी जेठानी का हमेशा ख्याल रखा, उनकी हमेशा सेवा की और अपनी जेठानी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। अमित उठते बैठते मेरी तारीफ करते रहते थे, मगर शाम को जब अमित ऑफिस से घर आते थे तो काफी घंटों तक अपनी भाभी के कमरे में बैठे रहते थे। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को जब अमित ऑफिस से आए तो अपनी भाभी के कमरे में बैठ गए और लगभग 1 घंटे बाद भाभी के कमरे से निकल कर आए। जब वह बाहर निकले तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वह मुझे बात बात में अपना गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे, शायद वो सब बातें तुम भूल गई हो जो मैंने तुम्हें शादी की पहली रात से ही कही थी। मैंने कहा था कि मेरी भाभी का ख्याल रखना, मगर तुम तो बहुत ही लापरवाह हो। उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। मुझे खूब रोना आ रहा था कि ना जान मेरी जेठानी को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई होगी। मुझे यही डर था कि कहीं अमित मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने दोबारा से अपनी जेठानी की सेवा दिन रात करना शुरू कर दिया था कि मेरे पति मुझसे दोबारा से इम्प्रेस हो गए थे और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक दिन मैंने अपने पति से जिद की, मुझे बाहर डिनर के लिए ले चलो। जब से हम दोनों पति पत्नी की शादी हुई थी तब से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। हालांकि हमारी शादी को अब 2 साल हो चुका था। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जब शाम को अमित ऑफिस से आए तो मैं तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। मैं खूब अच्छी तरह से तैयार हुई थी। मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और मैं उसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही थी। जैसे ही मेरे पति आए तो आते ही वह फ्रेश हुए और उसके बाद हम दोनों रात के डिनर पर चले गए थे। मेरे पति मुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, हमने खूब एंजॉय किया। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अमित ने मुझसे वादा किया था कि वह अब अक्सर मुझे घुमाने के लिए घर से बाहर लेकर आया करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह अपना वादा कभी निभा पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि इस बार भी वह मेरे कहने से ही घर से बाहर आए थे। हमें घर लौटते हुए 9 बज गए थे, लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हो गए तो घर के अंदर का नजारा देखते ही दंग रह गए थे। भाभी घर के आंगन में ही बैठी हुई थी। उनके दोनों हाथों में उनके पति की फोटो थी और वह जोर जोर से रो रही थी और वह अपने पति की तस्वीर देख देख कर कह रही थी कि अब आपके जाने के बाद तो अमित भी बदल गया है, और खूब जोर जोर से रोए जा रही थी। अमित एकदम से मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। अमित ने भाभी के पैर पड़कर उनसे माफी मांगी, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ था। लेकिन अमित का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह गुस्से से आकर मुझसे कहने लगे, आखिर तुम मेरी भाभी के पीछे क्यों पड़ गई हो और मेरे पीछे मेरी भाभी के साथ कैसा सुलूक करती हो? वह हर टाइम मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रहती है। मैं तो उनकी यह बात सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ कोई बुरा सुलूक नहीं किया था, बल्कि मैं तो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैंने अपने पति को यकीन दिलाया कि मैंने कभी उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उनके सर पर हाथ रखकर उनकी कसम खाई और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं भाभी का हमेशा बहुत ख्याल रखती हूँ। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए अपने पति को मनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि वह मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं थे। मैंने अपनी जेठानी की बहुत सेवा की थी, मगर वह तो उल्टा मेरे पति से मेरी ही शिकायत कर रही थी। अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़कर मुझे एहसास हुआ था कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में पहले हमें बुराई जरूर मिलती है। हम अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन किसी को यकीन दिलाना बहुत बड़ी बात है। अब जब मुझे अपनी जेठानी के कमरे से किसी मर्द की आवाज आई थी तो मुझे लगा था कि मैं इस औरत का सच सामने लाकर ही रहूंगी। आज से पहले तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था।
लेकिन अब मुझे अपनी जेठानी से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी पर उनकी वजह से ग्रहण लग चुका है। अमित हर टाइम अपनी भाभी की ही फिक्र में लगे रहते थे। मैं तो जैसे जी उनके लिए और उनके घर के लिए नौकरानी बनकर रह गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जेठानी की असलियत खुद ही जान कर रहूंगी और मेरे पति की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे उतार दूंगी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह जब मेरे पति ऑफिस जाने के लिए उठे तो उनका मूड नॉर्मल था, लेकिन मैं भी अपने मूड को नॉर्मल ही किया हुआ था। रोज की तरह मैं अपने कामों में बिजी हो गई थी तो एकदम से मेरी जेठानी मेरे पास आई और मुझे घूरते हुए मुझे देखकर कहने लगी, परसों रात तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, कल रात मुझे आपके कमरे से किसी आदमी की बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि घर में न जाने कोई चोर ही ना घुस आया हो, इसीलिए मैं अमित को लेकर अपने साथ आपकी तरफ आ गई थी। भाभी कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के कमरे में ऐसे ताका झांकी करते हुए? मैं कमरे में थी तो कमरे में तो चोर नहीं आएगा। लगता है तुम्हारे दिल दिमाग में ही चोर घुस आया है। इस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकालूंगी? लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, तुम्हें तुम्हारे पति से डिवोर्स दिलवाकर इस घर से मैं तुम्हें एक बार में ही निकलवा दूंगी। अगर मैंने अमित से कह दिया ना कि वह तुम्हें डाइवोर्स देकर इस घर से निकाल दे, तो वह मेरे एक बार के कहने पर ही तुम इस घर से निकाल देगा और सोचने तक का टाइम नहीं लेगा। तुम्हारे हाथ में डिवोर्स का पेपर देकर तुम्हें इस घर से चलता करेगा। मैं उनकी तलाक वाली धमकी से डर गई थी और सहम गई थी, इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और खामोशी रही। मैं हर रात की तरह आज भी अपने रूटीन के सारे काम से फ्री होकर अपने कमरे में चली गई थी। रोज की तरह अमित भी सो चुके थे, मैं भी लेट गई थी, जबकि मेरे कान अभी भी बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। मैं हर आहट पर चौकसी जाती थी। फिर जब रात के 12 बज गए तो मैं बड़ी हिम्मत करके चुपके दबे पांव उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई थी कि कहीं मेरे पति को ना पता चल जाए कि मैं अपने जेठानी के कमरे की तरफ जा रही हूँ, वरना वह मुझसे अब की बार पहले से भी और ज्यादा नाराज हो जाते। मैं धीरे धीरे अपनी जेठानी के कमरे की तरफ चली गई थी। मैंने अपने कान उनकी खिड़की से लगा दिए थे। राधिका भाभी किसी से बातें कर रही थी, कह रही थी कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रही हूँ। मुझे हमेशा इंतजार होता है कि कब रात होगी और कब तुमसे मेरी मुलाकात होगी। फिर किसी आदमी के बोलने की आवाज मेरे कानों में आने लगी। वह आदमी कह रहा था कि राधिका, मेरा भी यही हाल होता है, काश हम दोनों एक साथ रह सकते। मैं इतना ही सुनकर अपने कमरे में वापस लौट गई थी, क्योंकि मेरा शक अब दूर हो चुका था। मेरी जेठानी का कैरेक्टर सच में बहुत खराब था। वह कोई संस्कारी औरत नहीं थी, बल्कि वह तो संस्कार के नाम पर ड्रामा कर रही थी। अब मैं अपनी जेठानी का असली चेहरा अपने पति को दिखाना चाहती थी, मगर यह काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि वह अपनी भाभी पर बहुत विश्वास करते थे। वह तो अपनी भाभी को अपनी माँ समझ बैठे थे और समझते थे कि उनकी उम्र निकल गई है, इसीलिए वह कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। जब सुबह हुई तो अमित के चेहरे पर अब भी 12 ही बजे हुए थे। उनका मूड मेरी तरफ से ज्यादा अच्छा नहीं था। वह बात बात पर मुझे गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, तब जाकर कहीं वह मान गए थे, मगर शिकवा करना नहीं भूले थे। जब मैंने उनको मनाया और सॉरी बोला तो वो मेरे कहने पर मान तो गए थे। कहने लगे कि अगर आज के बाद तुमने मेरी भाभी के बारे में कोई भी गलत शब्द का यूज किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से में ऐसे ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और घर से भी निकाल दूंगा। फिर हम दोनों के हाथ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं उनकी बात को सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी बातों में लगा दिया। मैंने अमित को थोड़ा मस्का लगाए और उनसे कहने लगी, अमित, आज हम कहीं घूमने चलेंगे और वैसे भी हमने डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। मेरी शादी को 2 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाने वाली थी और कुछ ही दिन पहले डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट भी करवाए थे। उसकी भी रिपोर्ट्स आज मिलने वाली थी। अमित तो मेरी इस बात पर राजी हो गए थे और कहने लगे, ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना।
मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर बैठ गई थी, अपने पति का आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अमित घर में आए तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए थे। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा और कहने लगा कि आप लोग बच्चे के खातिर इलाज क्यों करवा रहे हो, जब आप दोनों औलाद चाहते ही नहीं हो तो? मैंने डॉक्टर की तरफ बड़ी हैरानी से देखकर उनसे पूछा, डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर कहने लगा, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चला है कि आप दोनों ही प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं, इसीलिए आप किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो। आखिर यह कैसे हो सकता था? मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई थी। हम दोनों के सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। मैंने अपने पति की तरफ शक की निगाहों से देखा, जबकि वह भी मुझ पर शक किए बैठे हुए थे। उसके बाद हम दोनों घर वापस आने के लिए निकल गए। सारे रास्ते हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं किया, खामोशी से घर की तरफ आने लगे। फिर जैसे ही हम अपनी गली में आए तो अमित की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। अमित अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। हम दोनों अब पैदल ही घर की तरफ चल पड़े थे। मैंने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला ही हुआ था, अंदर से कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। हम दोनों जब घर के अंदर चले गए तो भाभी के कमरे से उनके बोलने की आवाज आ रही थी। तभी हम दोनों आंगन में ही रुक गए और उनकी आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। भाभी कह रही थी कि जल्दी करो, मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ, आज मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तभी किसी मर्द की आवाज आई, वह कह रहा था कि हाँ राधिका, इससे पहले कि तुम्हारा देवर और देवरानी वापस लौट आए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। मेरे पति भी यह सारी बातें सुन रहे थे, उनकी आंखों में तो आंसू आया था। तभी उन्होंने जोर से भाभी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही हमने कमरे के अंदर देखा तो भाभी के साथ साथ एक आदमी भी खड़ा हुआ था। मैं भी अमित के साथ साथ ही भाभी के कमरे में चली गई थी। अमित ने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। अमित ने उसकी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगे और उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। जबकि भाभी उसे आदमी को बचाने की हर तरह से कोशिश कर रही थी। फिर वह कहने लगी, अमित एक बार मेरी बात तो सुन लो, अमित ऊपर वाला के लिए प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, इसको छोड़ दो, यह बेकसूर है। तभी अमित ने आगे बढ़कर अपनी माँ जैसी भाभी के मुंह पर भी थप्पड़ दे मारा था। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वह औरत हमें इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। वह आदमी तो सोफे पर जा गिरा था और भाभी भी पूरी तरह से रो रही थी। मैं एकदम से घबरा गई थी कि आखिर आज मेरे पति ने अपनी भाभी पर कैसे हाथ उठा लिया। एकदम से भाभी मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अंजलि तुम ही अमित को समझाओ, ऊपर वाला के लिए एक बार मेरी बात सुन ले, मुझे एक बार बोलने का मौका तो दे दो। मुझे भी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था कि मैं भी उन्हें धक्का दे दूं और इस घर से निकाल दूं, लेकिन ऊपर वाला के नाम पर मैंने उनकी बात सुनने का फैसला कर लिया था। मैंने भी अमित को रोक दिया था और वह आदमी सोफे पर बैठ गया था। वह काफी जख्मी हालत में हो गया था, क्योंकि मेरे पति ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। मैंने भाभी से कहा, कहूँ आप क्या कहना चाहती हो, और अमित से कहने लगी कि एक बार भाभी की बात सुन लो। भाभी ने बताया कि उनका अफेयर 5 साल से इस आदमी के साथ चल रहा है। जब उनके पति की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही यह इस आदमी ने उनको प्रपोज किया था। भाभी ने बताया कि इसका नाम संजय है और यह शादी से पहले से ही मुझे पसंद करता था। अब जब से इसे पता चला था कि तुम्हारे भैया की मौत हो चुकी है, तब से यह मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था और यह मुझसे 2 बार शादी करना चाहता था। संजय की बहन मेरे भाई की पत्नी है और अपनी शादी से पहले मैंने संजय की बहन को बहुत ज्यादा तंग किया था। संजय मेरी भाभी का छोटा भाई है। मैंने अपनी भाभी की जिंदगी में बुरी तरह से जहर बो दिया था और मेरा भाई मेरे भड़काने पर मेरी भाभी को बुरी तरह से पीटता था। मेरी भाभी तो हर तरह से बहुत अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता अपने भाई से तय कर दिया था। भाभी रो रो कर अपनी कहानी सुनाए जा रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे मायके में सिर्फ मेरे भैया भाभी ही रहते थे। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक मेरा छोटा भाई ही था जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उसका चक्कर संजय की बहन से चल गया था,
तब से वह अपनी बहन पर ध्यान देना भूल गया था। बस तभी से मुझे अपनी भाभी यानी संजय की बहन से नफरत हो गई थी। इसीलिए मैंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था और मैं उसकी छोटी छोटी शिकायत थी अपने भाई से करने लगाती रहती थी। मेरा भाई मेरे कहने पर बहुत ज्यादा चलता था, इसीलिए मैंने अपनी भाभी को अपने भाई से तलाक दिलवाकर अपने मायके के घर से उसको निकलवा दिया था। उसके बाद मेरी शादी यहाँ पर हो गई। मेरा इरादा था कि मैं इस घर पर अकेली राज करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरे पति शादी के 6 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं इस घर पर अकेली ही राज करना चाहती थी, लेकिन लोगों का कहना था कि तुम्हें अपने देवर की शादी करनी चाहिए, इसीलिए दुनिया वालों की बातों में आकर मैंने अपने देवर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जिसके बाद तुम इस घर में आ गई और मैं हमेशा ही अमित से तुम्हारी शिकायत करती थी कि वह तुम्हारे नेन नखरे ना उठाया करे, और कहती थी कि तुम मेरे साथ उसके ऑफिस जाने के बाद बहुत बुरा सलूक करती हो। मैं इस घर में अपना हक जमाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन संजय ने मुझे बताया कि जब से उसकी बहन की शादी हुई थी तब से ही वह मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब इसे पता चल गया कि मेरा पति मर चुका है, उसके बाद इसने मुझसे मिलना शुरू कर दिया था। मेरी भाभी मतलब संजय की बहन संजय के घर पर तलाक लेकर मेरे भाई से जा चुकी थी। मेरे भाई ने उसे मेरे कहने पर निकाल दिया था और मेरी शादी यहाँ हो गई थी। उसके बाद मेरा पति मर गया और तुम इस घर में आ गई। बाद में मुझे संजय की मोहब्बत का एहसास हुआ था कि मुझे उसकी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि वह मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं उनकी बहन के साथ कभी बुरा नहीं करती और खुशी खुशी संजय के साथ अपना घर बसा लेती। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि विजय मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई कभी भी खुलकर अमित के सामने आ जाए, क्योंकि अमित मुझे बहुत इज्जत दिया करता था। अमित मेरा बहुत कहना मानता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया जो मैंने अपने भैया भाभी के साथ अपनाया था। मैंने तुम्हें निकालने की कोशिश की कि तुम तंग आकर इस घर से खुद निकल जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ निकली। मेरा घर मेरी ही गलती की वजह से बिखर गया था। जब से अमित ने तुमसे शादी की थी तभी से मेरे दिल में अमित के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। मैं इस घर में अपना राज जमाना चाहती थी, लेकिन अमित तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि यहाँ रहते रहते मुझे अपनी इज्जत कम होती हुई नजर आ रही थी। अमित ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दे दिया था और मैं उससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी मोहब्बत को पाकर ही रहूंगी। मैं संजय से शादी करना चाहती थी और मैं अब संजय के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, और मैं तुम दोनों के खाने में प्रेगनेंसी न ठहरने वाली दवाई भी मिला दिया करती थी, ताकि अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो अमित उस बच्चे से भी और ज्यादा प्यार करने लगेगा और मेरी तरफ से अपना ध्यान हटा लेगा, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। ज्यादातर विधवा की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस घर में मुझे मालकिन बनाकर रखा जाए और हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक ही होना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। काफी टाइम से मुझे संजय कह रहा था कि तुम मेरे साथ भाग जाओ। मेरी और संजय के साथ मुलाकात बढ़ने लगी थी। मैं अपने कमरे की खिड़की खोल दिया करती थी, जिसके सहारे संजय खिड़की से मेरे कमरे में आ जाया करता था और हम दोनों रात को एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। अब मैं संजय के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ। हम दोनों ही अब शॉक्ड रह गए थे। मेरी जेठानी ने तो मेरी जिंदगी में जहर खोलने की कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे तो अपनी जेठानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम सब खामोश खड़े हुए थे। इतनी ही देर में संजय बोल पड़ा और कहने लगा, राधिका, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से बहाने से भगा कर ले जाता और किसी सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ देता। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था? तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज तलाकशुदा होकर घर में बैठी हुई है और खून के आंसू दिन रात रोती रहती है। अपनी बहन को देख देख कर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा सिर्फ तुम
पर आता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग रचाया और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ी लालची औरत हो, तुम हर घर में अपनी चलाना चाहती हो, इसीलिए तुमने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब यहाँ पर तुम अपने देवर की जिंदगी भी इसी तरह से बर्बाद करने जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इसी तरह से बदला लूंगा। जब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग जाता तो सारे मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी हो जाती और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं अपनाता तो तब तुम्हें पता चलता कि किसी को धोखा देना कैसा होता है। जिस तरह तुमने मेरी बहन को जलील किया था, इस तरह मैं भी तुम्हें सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही इन दोनों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे साथ प्यार का खेल रहा था और रोज तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आता था। मैं कभी भी तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता जो दूसरों का घर नहीं बसने दे सकती है, तो उसका खुद का भी घर नहीं बस सकता। इतना कहकर संजय आगे बढ़ गया था। भाभी संजय के पीछे गेट तक चली गई थी। वो बुरी तरह से संजय के आगे पीछे रो रही थी, कह रही थी कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन संजय ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर घर से निकल गया। उसके बाद अमित ने भाभी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में उनका बंद कर दिया। वह हैरान थे कि उन्होंने अपनी भाभी को अपनी मां सम्मान समझा था, लेकिन उनकी भाभी उनकी ही जिंदगी में जहर घोल रही थी। इस हादसे के 10 दिन के बाद मेरे पति ने राधिका भाभी की शादी एक 56 साल के आदमी के साथ करने का फैसला कर लिया था। भाभी यह शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कह दिया था कि अब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए इस घर में और इस जायदाद में आपका कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए अब तुम इस घर में और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें ऐसे सड़कों पर बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम औरत हो, इसीलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। इस आदमी से शादी कर लोगी तो तुम्हारा घर बस जाएगा, वरना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। तुम्हारा अपना कोई नहीं है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मेरी जेठानी अब हार मान गई थी, इसीलिए उन्होंने शादी करना ही बेहतर समझा और चुपचाप उस 56 साल के आदमी के साथ शादी कर ली। अमित ने उनको विदा करते टाइम उनसे कहा कि आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता जो भी था वह खत्म हो चुका है। अपना घर बसा लो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम वहां से वापस मेरे घर आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा।